आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत कुछ समय के बाद कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जो चर्चा में रहता है। 13 तारीख को इंदौर में उन्होंने कहा कि असल आजादी 22 जनवरी 2024 को मिली है, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। 1947 15 अगस्त को जो आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, क्या वो स्वतंत्रता नहीं थी? क्या उस समय जो संविधान अपनाया गया वो संविधान देश का संविधान नहीं है? क्या इतने लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दी, जेलों में रहे, क्या उनकी वो सारी कुर्बानी को फरामोश किया जा सकता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, आपके जहन में भी होंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप माथुर साहब हैं, जो आईएमसी में प्रोफेसर रहे हैं और वेटरन जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ नागपुर से डॉक्टर शकील जहांगीर साहब हैं, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और मीडिया के प्रोफेसर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों का आज की चर्चा में स्वागत है। पहला सवाल अजय शुक्ला जी आपसे है कि क्या 1947 में जो आजादी मिली थी उस समय देश को आजादी नहीं मिली? क्या 22 जनवरी को आजादी मिली है? क्या है मामला ये? देखिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और कोई बात हो नहीं सकती है। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि आजादी इसको नहीं मिली, इसको मिली, इसकी वो नहीं मिली, इसको मिली, निश्चित रूप से इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। और इससे बड़ा इस देश के उन शहीदों का, उन क्रांतिकारियों का, उन सत्याग्रहियों का अपमान नहीं हो सकता है जिन्होंने इस देश की आजादी में कोई योगदान दिया। स्वाभाविक सी बात है, जिनका कोई योगदान नहीं होता है वही इस तरह की बात करते हैं। और यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कही, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि दर्द जिसे होता है वही जानता है कि वो दर्द क्या होता है। जिसने अपने परिवार के सदस्य खोए होते हैं, संपत्तियां खोई होती हैं, अपने लोगों को जेल में उस दर्द को जाना होता है, उसको तकलीफ होती है। मुझे खुद इस चीज को लेकर के बेहद तकलीफ थी, क्योंकि मेरे परिवार का योगदान है इस देश की आजादी में। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई इस तरह की बातें सुन के। और वह संगठन कह रहा है जो देश की आजादी के पहले बना था, या तो ये होता कि बना ही नहीं था, चलो उन्हें पता ही नहीं है, कंगना रनौत को पता ही नहीं है क्योंकि वो भाजपा की एमपी है, और उसके पहले उनका अपना ज्ञान उस तरह का नहीं था। लेकिन मोहन भागवत बोलते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि वो अपने आप को एक बुद्धिजीवी संगठन का प्रमुख कहते हैं। और निश्चित रूप से उससे यह भी लगता है कि हाँ, सचमुच ये बुद्धिजीवी है, ये खेल रहे हैं इस बात के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलना, लोगों के उससे खेल करके और अपमानित करना, यही इनका सगल है। तो स्वाभाविक सी बात है, इनका चरित्र जिनका ऐसा हो, जिनका चरित्र ही तमाम तरह के कुकर्मों से भरा हुआ हो, उनसे और क्या उम्मीद करेंगे। तो पवन खेड़ा ने बिल्कुल सही कहा, मोहन भागवत एक बीमार व्यक्ति है, और एक बीमार संगठन का बीमार व्यक्ति इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोच सकता है। तो उसकी सोच यही होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। जी माथुर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि संघ ने एक लंबे अरसे तक तिरंगे को अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया। हमेशा उनका ये कहना रहा कि हम भारत के संविधान में आस्था नहीं रखते और उसे बदलने की बात करते रहे हैं। अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी ये नारा लगा कि 400 पार सीटें मिल जाएं तो हम संविधान बदलेंगे। इससे पहले सरसंघ चालक रहे के सुदर्शन ने भी, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा
कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता हूं। इतना ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा एक कमेटी गठित की थी जिसने रिव्यू करना था संविधान का ताकि उसे बदला जा सके। तो क्या संविधान का और संघ का आपस में कोई टकराव है? क्या चाहता है संघ? क्यों नकार रहा है आजादी को देश की? देखिए, ऐसा है कि हमारे जनतंत्र में ये हुआ है कि एक पार्टी है पावर में, दूसरी आ गई, ये होता आया है। लेकिन जो भाजपा का आना और सरकार में आना जो है, ये एक पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये बात जो है दो बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव्स की है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विमर्श की। दो बिल्कुल अलग अलग विमर्श है। तो भाजपा जो है सिर्फ विरोधी दल नहीं है, भाजपा एक बिल्कुल उल्टे विमर्श का दल है। जैसे हमारा जो था, जो कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया था, वो महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद उसके जो मूल्य आए, बातें आई, उसी ने हमें जनतंत्र की बात बताई, उसी ने हमको सांप्रदायिक सौहार्द की बात बताई, और उसी पे हम देश जो है चला आगे इतने सालों तक। अब जो दुनिया आई है, अब जो नया आया है, एस्टेब्लिशमेंट आया है, इसका विमर्श ही बिल्कुल उल्टा है। ये हर एक चीज को उल्टा मानते हैं। ये जो गांधीवादी सत्याग्रह में इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी तो मैंने कहा था लोगों से कि अभी तो पहले नेहरू पे अटैक करेंगे, उसके बाद जब नेहरू को डिमोलिश कर लेंगे तब गांधी पे अटैक होगा। तो वो कर रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल उनका उल्टा वो विमर्श है। तो आप समझिए कि ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात है। तो इनकी जो भी बात करेंगे, जो करेंगे, वो उल्टी होगी। और उस बात को आप जो है क्या करना चाहिए, एनालाइज जो है, अगर आप कर समझते हैं कि इनकी कोई आस्था है संविधान में या कोई और बात है, तो आप जो है मेरे ख्याल से उसको जो है समझने में हमें दिक्कत होगी। अब दिक्कत क्या है कि आपको चुनाव के जरिए ही आना है पावर में। डिक्टेटरशिप तो अब इनका बस चले तो डिक्टेटरशिप ही लाए, लेकिन वो सब वो नहीं है। तो आए तो चुनाव से हैं, और चुनाव से आए तो उसमें एक उसकी अपनी समस्याएं भी है। आपको सबको साथ लेना है, वोट भी ज्यादा लेनी है। जनता तो आपका जो विमर्श है उसको मानती नहीं है। मुश्किल से 10% लोग मानते होंगे, जो आपकी तरह खरदिमाग लोग हैं। जनता तो मानती नहीं है, लेकिन आपको बहुमत चाहिए चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए आपको ऐसी बातें भी करनी पड़ती हैं जो कि कहना चाहिए अच्छी लगे लोगों को। लेकिन आपका मन और हृदय जो है वो ना देश के संविधान के साथ है, ना आइडिया ऑफ इंडिया के साथ है, ना उस संस्कृति के साथ है, राजनीतिक संस्कृति के साथ जो है जिससे देश आजाद हुआ, आगे बढ़ा, जिसमें हम लोग पले पड़े। वो एक पुराना वो था, शेर था शायद, उस पर गाना भी बना कि कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात जमाने की मानूं या बात करूं अपने दिल की। तो ये बीच में फंसे रहते हैं। मतलब चुनाव आएंगे, वोट भी जनता की लेनी पड़ेगी, सब है, ये सब है, वो भी आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना जो है आपको जनता पावर में नहीं लाएगी, और मन अपना कुछ और कहता है। मतलब तो ये बात सारे उसकी आरएसएस और बीजेपी समुदाय की है। ये भागवत जी की अकेली बात नहीं है। अगर आप देखें किसी भी घनघोर आरएस वाले को, उसको अगर आप देखें अंदर से, तो वो यही बात कहता है। मतलब कोई नई बात नहीं है। मतलब तो भागवत जी ने जो कहा, मुझे इसमें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये उनका सोच है, उसी में वो बड़े हुए हैं। आप इसको और अच्छी तरह समझना चाहें तो आप गुलवालकर को पढ़ लीजिए, तो सब स्पष्ट क्लियर ही हो जाएगा कि वो क्या कहते थे। मतलब उनका कोई भी इस तरह का सोच वो है ही नहीं, जो कि हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसको आगे लेके हम देश को हम बढ़े और अपने देश को बनाया। जी डॉक्टर शकील जहांगीर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि कल कांग्रेस के मुख्यालय के इनॉग्रेशन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस तरह की बात मोहन भागवत किसी और देश में करते तो उनका स्थान जेल होता। क्यों कहा उन्होंने ये? और इससे पहले भी लोग कहते रहे हैं कि पूरी आज़ादी नहीं है, या आज़ादी जो है वो हमको पूरी नहीं मिली है। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वजह है कि राहुल गांधी ने इस तरह की बात की? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आजादी की ये बात करते हैं, मुझे लगता है कि किसी भी किस्म की आजादी का जो शब्द है इन्हें शोभा ही नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है कि इन्होंने बरसों से इस देश के मूल निवासियों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, यहाँ के किसानों को इन्होंने गुलाम बना के रखा है।
इनकी मानसिकता है, ये मनुवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार करके एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो देश के संविधान के बिल्कुल विपरीत है। और राहुल गांधी जी ने भी वही बात कही है कि जो संविधान और देश के जिस तरह से इस देश के लिए जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी देश को, तो वो लोग ही जान सकते हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी और देश को आजादी दिलाई, वही जान सकते हैं कि आजादी का महत्व क्या है। ये तो बरसों से लोगों को गुलाम बना के रखा इन्होंने, और ये कहना जैसे उन स्वतंत्र सेनानियों का अपमान है, बल्कि इस देश के संविधान का भी अपमान है। जैसे मैंने कहा कि ये मनुवादी व्यवस्था के प्रचारक हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस देश में, और ये संदेश देना चाहते हैं। इन्होंने देश के संविधान की आत्मा को, प्रियम्बल को ध्वस्त किया है, चाहे सॉवरिन हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे सेकुलरिज्म हो, चाहे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, चाहे फिर जो हमारा रिपब्लिक स्ट्रक्चर हो, इसकी जो जस्टिस है, हमारा लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है और तमाम जो आजादियां देश का संविधान देता है, इसको इनकी सरकारों ने 2014 से जो है इसे कोलैप्स पूरी तरह से कर दिया और ये एक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और जाने अनजाने जानबूझकर इनके जो नेता है वो इस तरह की बात करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की प्रशंसा करते हैं और गोडसे की प्रशंसा करने वालों को संसद में अपने साथ बिठाते हैं, तो आप इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ यही नहीं, ये इस आजादी के नहीं बल्कि ये समता, असामाजिक न्याय, तमाम वो आजादियां जो इस देश के फुले साहू अम्बेडकर, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के और उसके अलावा हमारे महाराज विदर्भ में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज और जुम छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक स्वराज्य है, जो उनकी स्थापना रही, जो उसका ये हमेशा अपमान करते आए हैं। और सामाजिक न्याय जिन समाज सुधारकों ने लड़ी है उसके विपरीत जो है इस देश में जो है ये एक ऐसी सत्ता लाना चाहते हैं जो जिसमें जो है मनुवादी व्यवस्था का जो है जिसमें मनुवादी व्यवस्था हावी हो जाए और उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। इन्होंने महिलाओं से अधिकार छीने हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से मां सावित्रीबाई फुले ने किस तरह से इस देश में महिलाओं की शिक्षा के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं, उनका किस तरह से इन्होंने अपमान किया। ज्योतिराव फुले का अपमान किया इन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्होंने अपमान किया। तो ये देश को आजादी का शब्द इन्हें शोभा नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि ये उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो ये तिरंगा जिन्होंने कभी, हम नागपुर में रहते हैं, हम जानते हैं कि हेडक्वार्टर पे कभी इन्होंने तिरंगा नहीं फड़काया, और जो परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उनके ऊपर ये हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जो राहुल गांधी जी ने जो बात कही है कि संविधान का अपमान और यहाँ के जो देश के जो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनका एक बड़ा अपमान है, और ये जो है इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनका ये चाल चरित्र, अब चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका है और खुले तौर से ये जो है मैं आता हूँ आपके पास, शकील साहब मैं आता हूँ आपके पास। शुक्ला जी से एक और सवाल ले लेते हैं। शुक्ला जी, कल राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस बीजेपी संगठन से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई स्टेट से है। स्टेट का लफ्ज यूज किया है। जो स्टेट से उनकी मुराद क्या है, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? इंडियन स्टेट शब्द का है, और इंडियन स्टेट शब्द जब वो कह रहे हैं तो उसके पहले भी कुछ वाक्य कहे और उसके बाद भी कहे, और उन्होंने जो पूरा कहा है उसमें बीजेपी, आरएसएस, ईडी, सीबीआई सबका जिक्र करते हुए कहा है, यानी इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र किया है। बिल्कुल सही किया है। अनुच्छेद 12 में जिक्र है कि स्टेट क्या है। संविधान पढ़ लेना, तो उसमें जिक्र है, और जो उसमें जिक्र है वो सारी एजेंसियां आती हैं जिनका दुरुपयोग करके यह सत्ता स्थापित की जा रही है। दुरुपयोग करके चुने हुए विधायक, सांसद खरीदे जाते हैं, चुनी हुई सरकारें गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं, और तमाम ऐसे दल जिन्हें डरा कर, धमका कर किस तरीके से उनका समर्थन हासिल किया जाता है, नेताओं का समर्थन हासिल किया जाता है।
तो वास्तव में राहुल गांधी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि उस स्टेट से हमारी लड़ाई सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से या संगठन से नहीं है। उन्होंने वही कहा, बीजेपी आरएसएस के पॉलिटिकल वो लड़ाई नहीं अकेले, ये लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी है। जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं वो आज पॉलिटिकल एजेंडे पर काम कर रही हैं, इसलिए उनसे लड़ाई है। इसलिए लड़ाई है क्योंकि जांच एजेंसियां उसी पर काम कर रही हैं। उदाहरण आपके पास में सीधे सीधे तुरंत का है। छत्तीसगढ़ में सुकमा में जो वहां पर आदिवासी एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने किस तरीके से खुलासा किया था वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार का। साहब, सेम केस में जिन अफसरों ने पूरा धांधली करी उनके खिलाफ तो मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन उन विधायक जी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाती है। ईडी गिरफ्तार कर लेता है। यानी आपका सच बताएंगे, आपको आईना दिखाएंगे तो आपके यहां सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी, दूसरी एजेंसियां आ जाएगी, और अन्यथा आप मस्त रहिए, कुछ मत कहिए, सरकार के हिसाब से चलिए, सरकार के साथ खड़े हो जाइए, तो कोई एजेंसी नहीं, कोई वो नहीं, आप कितने बड़े भ्रष्ट हो आपको क्लीन चिट मिल जाए। यह इस बात का उदाहरण, तो इससे समझ सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने यह शब्द इस्तेमाल करे और मैं इन शब्दों से मुतमईन हूं। जी जी शुक्ला जी, मैं माथुर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल की जो स्पीच है राहुल गांधी की, उस स्पीच में उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि ये न सिर्फ संविधान की अवहेलना है, संविधान का अपमान है, बल्कि ये अंबेडकर का भी अपमान है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने संघर्ष किया, उस पार्टी का भी अपमान है जिसने इस देश को बनाने में अहम भूमिका निभाई। आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या शक है। इनको जो क्या करना चाहिए, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में कोई उसके लिए हमें विश्वास है ना, इनको जो भी मैं आपसे कह रहा था आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप किया उसमें विश्वास है, इनका कुछ है नहीं किसी विश्वास में। अब कंगना रावत ने यह कहा कि 2014 में आजादी मिली, तो अब ये कह रहे हैं कि जिस दिन राम मंदिर में आजादी मिली। तो इनका, मैंने आपको बताया ना, इनका एक माइंड सेट है पूरा पूरा, और एक इनका नैरेटिव है, वो जो है गाय बगाए आता रहता है। मतलब कभी किसी भी तरह आ गया, कभी आपने माइनॉरिटीज के बारे में कुछ कह दिया, कभी संविधान के बारे में कह दिया, कभी कुछ कहा। ये जो इनका जो पूरा पूरा जो प्रहार रहा है नेहरू गांधी परिवार पे, वो इसलिए नहीं रहा कि मतलब इनको कोई एक परिवार से वो था, इनको इसलिए था कि जो आइडिया ऑफ इंडिया था उसका नैरेटिव का वो सबसे बड़ा एक जीता जागता खंबा रहे हैं उस, इसलिए उन पे वो करते हैं, हर एक पे उस पे करते हैं इस तरह के आदमी पे। मतलब इनका सिर्फ एक दिमाग में एक फतूर है, वो भी नहायत बेवकूफी वाला है। जैसा शकील साहब ने बड़ा अभी सही फरमाया, एक अपर हिंदू मिडिल क्लास का जो हिंदुत्व राष्ट्र का इनका कॉन्सेप्ट है, जो हिंदुत्व राष्ट्र का इनका कॉन्सेप्ट है, वो भी सब हिंदुओं को लेकर चलने वाला नहीं है, वो भी एक टिपिकल एक जो है सवर्ण हिंदू कॉन्सेप्ट है। पिछले दिनों की बात है, मैं आपको सुनाऊं, हम लोग मनीशंकर रेड्डी के घर बैठे थे, तो कांग्रेस के आजकल काफी लिख रहे हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, वो कहने लगे कि बीजेपी हिंदू पार्टी है। तो मैंने कहा नहीं, बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये सवर्ण हिंदू पार्टी है, जो कि एक खास तरह के वो जो है क्या कहना चाहिए हिंदू अपर क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और जबकि वो पूरे हिंदू अपर कास्ट को भी रिप्रेजेंट नहीं करती, उसमें भी तमाम लिबरल सेक्शंस हैं, बिल्कुल एक जो उन किस्म के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ये उसी की मनोवृत्ति सारे देश पे लाना चाहते हैं, उसी नजरिए से सब बातों को देखते समझते हैं, वही इनका हिंदू राष्ट्र का नजरिया है। जो भी ये बात कहते हैं समझते हैं उसी नजरिए से आती है। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, ये तो हमारा देश तो विविधताओं का देश है, पूरा पूरा उपमहाद्वीप है। जब तक आप देश की विविधताएं नहीं समझते हैं, अनलेस यू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री, तब तक आप ना देश को समझ सकते हैं, ना इसको एक राजनीतिक दिशा दे सकते हैं। हमारा जब संविधान बना तो इस पे काफी लंबा डिस्कशन हुआ कि हमारा संविधान यूनिटरी हो या फेडरल हो। तो ये हुआ कि भाई फेडरल की बात इसलिए नहीं हुई कि उस वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पार्टीशन रॉयट्स हो रहे थे, तो लगा कि अगर हमने इसको फेडरल बना दिया तो कहीं देश का और विभाजन ना हो जाए।
तो फिर ये कहा गया संविधान में कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी एज वेल एज फेडरल, ये है। तो लेकिन ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है, इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं है, देश की हजारों जातियां हैं, हजारों धर्म है, तमाम तरह का है जो है लोग हैं। तो जब तक आप देश को पूरी डाइवर्सिटी के साथ नहीं समझेंगे और इतना छोटा नजरिया रखेंगे तो आप ऐसी बातें करेंगे ही करेंगे। तो वही ये करते हैं, मतलब क्योंकि इनका नजरिया देश को समझने का बहुत छोटा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सर, हमारे साथ में एनवीएन के एडिटर, चीफ एडिटर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर सलीम खान साहब। सलीम खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी और मोदी की बीजेपी से संघ के जो इख्तलाफात हैं, क्या मोहन भागवत उसकी वजह से रह रहकर के इस तरह के बयान देते हैं, या इसके पीछे कोई ऐसी पॉलिटिक्स है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचाना मकसद है? आवाज नहीं आ रही कर लिए साहब। सलीम साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी? देखिए, आपने बहुत सारे आइडियोलॉजिकल बौद्धिक विमर्श किया और अब आप वहां आए जहां पे कि आपको आना चाहिए था। भागवत साहब का एक मसला है, आपने उनके बारे में पूछा, तो उनका मसला ये है कि उन्होंने पिछले दिनों कुछ समझदारी की बातें कही। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, ये कहा कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान नहीं हो सकता, ये कहा कि साहब हर मस्जिद के नीचे जो है वो शिवलिंग मत ढूंढो। तो वो ये सोच रहे थे कि इसकी वजह से उनका अपना जो परिवार है वो तो उनके साथ रहेगा ही, क्योंकि वो सरसंघ चालक हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो संघ के बारे में अच्छी राय नहीं रखते, वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि भाई ये तो बड़ी समझदार लोग हैं और हम इनके बारे में गलतफहमी का शिकार थे। लेकिन हुआ उल्टा। बंबई की जबान में एक मुहावरा है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बाराना। तो बाहर के लोग तो इनके फेरे में आए नहीं, लेकिन खुद इनके परिवार के लोग इनसे नाराज हो गए। और जिस तरह से पिछली मर्तबा इनकी ट्रोलिंग हुई है और जिस तरह से मोदी जी ने साधुओं को इनके पीछे लगाया और उन्होंने जिस तरह से इनको गालियां बकी, तो मुझको ऐसा लगता है कि इनका थोड़ा बहुत दिमाग ठिकाने आ गया। इनको ऐसा लगा कि भाई हमको जो है वो वापस अपनी लाइन पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर वो ही हालत हो जाएगी, ना खुदा ही मिला ना विसारे सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी चूंकि चुनाव का मौसम है, इसलिए इस बात को राहुल गांधी ने अहमियत दे दी। वरना पिछले साल जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ था तो ये कहा गया था कि हमको 1000 साल पुरानी गुलामी से आजादी मिली है। अब जब आप 1000 साल पुरानी गुलामी से, तो जो 1947 में जो आजादी मिली थी वो आजादी तो 150-200 साल पुरानी गुलामी से थी। तो इसका मतलब ये है कि 1947 में 1000 साल पुरानी गुलामी से तो आजादी मिली ही नहीं थी, और अब जाके प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है तो इसलिए 1000 साल पुरानी गुलामी से आजादी मिल रही है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और मोहन भागवत ने कही, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब यह हुआ कि चुनाव चल रहा है दिल्ली में, और चुनाव में बड़ी दिलचस्प स्थिति है। चुनाव में मोहन भागवत जो है एक मर्तबा बिहार में बीजेपी का भट्टा बिठा चुके हैं, और अभी उनका जो ये बयान उनके मुंह से निकला और उसको जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया, तो उससे जो है वो इस बात का जो है वो संभावना पैदा हो गई कि मोदी बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी ने उसको जो है वो उछाल दिया, उसने कांग्रेस को अपना सबसे प्रथम प्रतिद्वंदी बना दिया। अब दिल्ली में ऐसा लगता है कि केजरीवाल तो साइड में हो गए और असल मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के पीछे। और सही बात यह है कि आप इस बयान को आप देखें कि दो बातें राहुल गांधी ने कही। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि भाई आरएसएस जो है वो आजादी के खिलाफ है,
और वो आजादी के जो लोग जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी है उनकी जो है इसने अपमान किया है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि चूंकि 26 जनवरी को जो है वो अपना संविधान लागू हुआ है और 26 जनवरी के बजाय 22 जनवरी को महत्व देना, यानी ये अंबेडकर का भी अपमान है। अब आप दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली के वोटर्स को जानते हैं, 12% तो मुसलमान हो गए। उनको तो खुशी हो गई, धन्य हो गए कि कोई तो है जो कि आरएसएस को दौड़ा रहा है। 5% सिख हैं, उन्होंने आजादी की जंग में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनको ये बात इम्पैक्ट डाल सकती है कि भाई 1947 की आजादी का जो जिन्होंने लड़ी है जंग और वो स्वतंत्रता सेनानियों की जो अपमान करता है, हमको उससे दूर होना चाहिए। 1% ईसाई है, तो ये तीनों को मिला दो आप तो 18% तो यही हो गए। अब जो दूसरा मामला है संविधान वाला, तो उसके जरिए से आप दलितों को फोकस करें तो दलितों के बारे में कहा जाता है कि 13%, 14% से 17% है। अब अगर इन दोनों को, इन तीन मिला दो आप, हिंदू अकलियतों को, मतलब अल्पसंख्यकों को और दलितों को, तो ये तकरीबन 35% हो जाते हैं, यानी हर 3 में से 1। तो अगर राहुल गांधी इतने बड़े वोट बैंक पे हाथ मारने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो केजरीवाल का वोट कम होगा। केजरीवाल का वोट कम होगा तो बीजेपी का जो है वो उनके संभावना बढ़ेगी। तो ये बहुत ही दिलचस्प पोजीशन है कि जिसमें कांग्रेस का फायदा करने में बीजेपी का फायदा है, और इसलिए बीजेपी ने जो है वो कांग्रेस को मतलब बिल्कुल सेंटर में ले आई इसकी मुखालिफत करके। अच्छा, केजरीवाल का मसला ये है कि वो बेचारे मोदी जी की लाख मुखालिफत कर लें और शाह जी को लाख बोल दें, लेकिन आरएसएस के खिलाफ तो उनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकल सकता। और वैसे भी वो शाहीन बाग के वक्त खामोश रहे, उसके बाद दंगा हुआ तो उसमें खामोश रहे, कभी नहीं गए। तो वो तो बहुत ही जो है वो सेफ गेम खेलते हैं। तो इस तरह का अगर पोलराइजेशन हो जाए तो डेफिनेटली केजरीवाल के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी होंगी। और मैं ये समझता हूं कि राहुल गांधी ने सही टाइम पे सही कार्ड खेला है और इसकी वजह से दिल्ली में कम से कम कांग्रेस इलेक्शन लड़ती हुई दिखाई दे रही है। 4% वोट वाली पार्टी के बारे में सारे लोग कहने लगे हैं कि अब ये जो है वो 14% तो हो ही जाएगी। तो बहरहाल राहुल गांधी ने सियासत सीख ली है और सियासतदान को यही करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये खेल ठीक हो रहा है। जी डॉक्टर शकील साहब, मेरी आपसे आखिरी टिप्पणी कि जी मेरे पास टाइम कम है तो मुख्तसर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में जो स्टैंड लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो स्टैंड लिया था और देश में एकता अखंडता को बनाए रखने का जो माहौल बनाया गया था, और जो मूल निवासी दलित मुस्लिम तमाम ऐसे लोग जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, ओबीसी किसान और महिलाएं जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए थे मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ में। तो इसी तरह का माहौल जो राज्य के चुनाव हुए हैं उसमें नहीं बन पाया और एक विभाजन दलितों के मुसलमानों के वोटों का जिसको हम कह सकते हुआ। और अगर कंसोलिडेशन ये नहीं होता है, अगर स्टेट्स में भी चाहे डिवीजन होता है दिल्ली में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, या राहुल गांधी जी का जो स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन इसके पीछे जो सबसे अहम चीज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन और देश के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां। इस देश के लिए असल में ऐसी बात कहकर ये बात होती है कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा भी पता है, अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया को देखें, इंडिया गेट पे देखें जाके, तो किन लोगों की कुर्बानियों का, मदरसों का, मुसलमानों का एक बड़ा रोल, आदिवासियों का इस देश की कुर्बानी के लिए है। अगर ये बात कह दी जाए, जो बात मोहन भागवत जी ने कही है, कह दी जाए तो तमाम वो जो खून जो बहा जिन्होंने कुर्बानियां दी है उस पे पानी फेरने का काम किया जा सकता है कि वो आजादी ही नहीं थी, बल्कि असल आजादी तो ये है। तो ये भी एक षड्यंत्र उसके पीछे हो सकता है कि किसी कौम को अगर मिटाना है तो आप उसके इतिहास को मिटा दीजिए, इतिहास को भुला दीजिए। नई जनरेशन जो इतिहास को नहीं जानती है
वो इन कुर्बानियों को भी नहीं जानेगी। और संविधान के निर्माता को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी दी हुई कुर्बानियां और जो संविधान के मेकर्स थे उनकी कुर्बानियों को ये नहीं नई जनरेशन जानती है। तो उनके सामने से इस आजादी का जिक्र ही हटा दो और इस तरह की बातें करते रहो ताकि लोगों को एक नई उलझन में फंसा दिया जाए। और जो देश के असल मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, देश में कैपिटलिज्म हावी हो रहा हो, और भी जो बड़े इश्यूज हैं देश के, उसके ऊपर जो महंगी शिक्षा हो रही है, इससे ध्यान हटाकर ऐसी बातों की तरफ ध्यान ले जाया जाए। ये आरएसएस की, बीजेपी की हमेशा स्ट्रैटेजी रही है। और इस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की षड्यंत्रकारी बातें और इस तरह के लोगों को मिसगाइड करने के हथकंडे आरएसएस और उनकी पार्टी जो है बीजेपी अपनाती रही है। और बीच बीच में इनके आबा बाबा जितने भी है उनसे इस तरह के बयानात वो देते रहे हैं और देते रहेंगे। चुनाव के सामने और आएंगे, वीडियोस भी आएंगे, बयानात भी आएंगे, ताकि लोगों को असल मुद्दों से भटकाया जाए। तो जो माथुर साहब मेरी आपसे गुजारिश है, आखिरी टिप्पणी। ऐसा है कि सलीम साहब ने बड़ी अच्छी एनालिसिस करी दिल्ली इलेक्शंस की, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी ने बड़ी कोशिश करी थी कि दलित वोट जो है वो कांग्रेस को मिल जाए, मतलब क्योंकि वो नहीं चाहते कि केजरीवाल को मिले और वो जो है उनसे हारे। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सलीम साहब ने जो कहा उसमें यह है कि कांग्रेस को जो वोटें मिलेंगी या कांग्रेस का जो फायदा होगा वो सारा आम आदमी की उसमें नहीं होगा। मतलब ये कहना है कि सारा कांग्रेस को जो फायदा होने वाला है वो जो क्या कहना चाहिए वो बीजेपी की कॉस्ट पे होगा और इस तरह से, सॉरी, आम आदमी की कॉस्ट पे होगा और इस तरह बीजेपी को फायदा होगा। ये बात नहीं सही है, क्योंकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा जो वो है वर्कर का जो गैंग है वो सब है, वो भी समझने लगा है कि जो बातें हो रही है बेवकूफी की हो रही है। और जैसा शकील साहब कह रहे थे कि तमाम बातें जो है मुद्दों से भटकाने के लिए हो रही है। देखिए, बेरोजगारी का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे और किसी बात का मसला हो, हर एक आदमी से प्रभावित हो रहा है। तो बीजेपी की जो हार्डकोर है 10% की, उसको अगर आप छोड़ दें तो 25, 30 या 40% के जो उनके फैसिलिटर्स हैं वो भी जो है क्या कहना चाहिए कांग्रेस की तरफ, उनमें भी काफी लोग आएंगे। तो मेरा मानना ये है, जैसा अभी हम लोग समझ रहे हो, देख रहे हैं, कल भी कोई 200 से चर्चा हो रही थी प्रेस क्लब में, अभी भी पोजीशन ये है कि दिल्ली के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी नंबर 1 होगी और शायद सेकंड प्लेस के लिए कांग्रेस और बीजेपी में कंपटीशन। जी सलीम साहब, आपका 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी। देखिए, मैं जो दूसरी चीज है जिसको बीजेपी बहुत ज्यादा उछाल रही है उस पर बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने जो छत्ते में हाथ मारा वो ये है कि मोहन भागवत ने जो है वो बगावत की है या गद्दारी की है और उनको जेल में होना चाहिए। अगर किसी और देश में वो होते तो वो जेल में होते। यानी ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा हमला है। तो बीजेपी, और उसके बाद वाला अगला जुमला जो आपने सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि हम स्टेट से लड़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि आप स्टेट से यानी नेशन से लड़ रहे हैं। तो बीजेपी वाले कंफ्यूज कर रहे हैं नेशन को, स्टेट को। स्टेट और नेशन दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीज नहीं है। हम लोग सुनते हैं डीप स्टेट, तो डीप स्टेट क्या कोई नेशन होता है? तो स्टेट जो है वो प्रशासन है और वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है गवर्नमेंट। 3 चीजें हैं, गवर्नमेंट, स्टेट और नेशन। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम उसके खिलाफ हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एंटी नेशनल हो गए और उनको एंटी नेशनल होने की वजह से जेल में होना चाहिए। तो बीजेपी जो ये ट्विस्टिंग कर रही है, ये जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है स्टेट और नेशन के बीच को मिक्सअप करके, घालमेल करके, इसको भी समझने और समझाने की जरूरत है। जी सलीम साहब, आपने बहुत सही फरमाया। क्योंकि हम कोर्ट में ही देखते हैं, अदालत में, कि जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो स्टेट वर्सेस होते हैं, किसी के भी खिलाफ होते हैं, उसमें स्टेट वर्सेस होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि स्टेट इंतजामिया है, स्टेट जो है वो गवर्नमेंट है और उसकी एजेंसियां हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलिए। तमाम मेहमानों का आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।